नमस्कार स्टूडेंट, आपका स्वागत है जीएचपी कोचिंग क्लासेस में। और मैं आपको आज अनसॉल्व्ड पेपर रसायन विज्ञान क्लास 12 का करने जा रहा हूं, जिसमें मैंने आपको सेट नंबर 1 पूरा कंप्लीट करा दिया था। आज मैं सेट नंबर 2 कंप्लीट कराने जा रहा हूं, जिसमें से मैं आपको आज से शुरुआत कर दूंगा सेट नंबर 2। और ये हमारा जो वीडियो है, अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। तो चलते हैं स्टूडेंट, जो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है, ये है हमारा क्लास 12 केमिस्ट्री का सेकंड पेपर। जो सेकंड अनसॉल्व्ड का पेपर था, वो सेकंड वाला देख लेते हैं। सेट नंबर 2 चलते हैं। तो इसमें जो सेट नंबर 2 है स्टूडेंट, इसमें जो पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन कहता है कि घनीय क्रिस्टलों में अच्छी दूरियां अथवा कोर की लंबाई होती हैं। इसमें से जो ऑप्शन दिया रखा है, पहला ऑप्शन है कि ए इक्वल है बी इक्वल बराबर सी के, और दूसरा ऑप्शन है ए बराबर बी इक्वल टू नॉट है सी के, और तीसरा क्वेश्चन है जो आपको दिया हुआ है ए इक्वल टू नॉट बी इक्वल सी, और चौथा दिया हुआ ए इक्वल टू नॉट बी इक्वल टू नॉट सी के। तो इसमें जो पहला जो ऑप्शन है, आपको पहला ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा, ये पहला नंबर है, ये सही है आपका कि ए इक्वल है, यानी ए बराबर बी बराबर है सी के। ये आपके लिए पहला क्वेश्चन सही हो जाएगा स्टूडेंट। तो चलते हैं जो इसके बाद पहले का जो खा है, पहले खा क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन की 450 ml मिलीलीटर विलयन में 9 ग्राम NaOH घुला हुआ है। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोलरता ज्ञात कीजिए कह रहा है। तो सबसे पहले स्टूडेंट जो हम हल लिख लेंगे, यहाँ पर क्या लिख लेंगे, हल लिख लेंगे। हल करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि मोलरता क्या है इसकी। तो हम देखते हैं कि स्टूडेंट जो हमारा एन ए 9 ग्राम NaOH है ना, तो NaOH का भार यहाँ पर दिया हुआ है। NaOH का भार लिख लेते हैं। स्टूडेंट जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। NaOH का भार जो दिया हुआ है वो कितना दिया है, वो 9 ग्राम। कितना दिया हुआ, 9 ग्राम। इसके बाद हम निकाल NaOH का अणु भार निकालेंगे स्टूडेंट। क्या निकालें, NaOH का अणु भार। NaOH का अणु भार, जो NaOH का अणु भार होता है स्टूडेंट, वो होता है, सोडियम कितना होता है 23, तो 23 लिख लेंगे। ऑक्सीजन कितना होता है 16, तो 16 लिख लेंगे। हाइड्रोजन का होता है 1, तो 1 लिख लेंगे। टोटल आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 40, कितना आ जाएगा 40 ग्राम। ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद जो हमारे पास दिया हुआ वो आयतन दिया होगा 450 मिलीलीटर। ये मिलीलीटर में इसको हम किस में बदलेंगे स्टूडेंट, लीटर में बदलेंगे। ये क्या हुआ है, विलयन का आयतन। विलयन का आयतन दिया हुआ है। आयतन कितना दिया, 450 ml दिया हुआ। इसको हम मिलीलीटर में बदलेंगे। इसके बाद हम सूत्र लगा देंगे। जो मोलरता सी बराबर होता है स्टूडेंट, वो होता है भार। और इसको मिलीलीटर में जब बदलेंगे स्टूडेंट, तो ऊपर 1000 चला जाता है हमारा, और 1000 भाग दिया जाता है इसको। मिलीलीटर से लीटर में बदलना होता है। तो इसके बाद होता है हमारा अणु भार गुणे आयतन। तो आयतन दिया हमारा दिया वी, तो वी हम यहाँ पर लिख लें। अब देखते हैं जो डब्लू का मान कितना दिया हुआ है 9 ग्राम, तो 9 गुणे 1000 बट्टा में क्या दिया हुआ है, एम का मान दिया हुआ अणु भार कितना हुआ है हमारा 40, तो हम लिख लेंगे 40। आयतन कितना हुआ 450। ये 450 ml में था, इसको लीटर में बदलेंगे जब तो 1000 ऊपर चला जाया करता है, इसलिए हमने डायरेक्ट ऊपर लिख दिया है। इसके बाद स्टूडेंट काट लेते हैं। जो काटने को 1 0 2 0, तो 1 0 2 0 हमारे पास यहाँ कट गए। नापना 45 होता है, नापना 45 होता है। 5 दूना 10 होता है। इसके बाद हमारे पास क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 2 और नीचे बचेगा 4, तो क्या बचेगा 2/4। इसका जब भाग देंगे स्टूडेंट तो क्या आ जाएगा 0.5। कितना आएगा 0.5। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन में दिख रहा है ऑप्शन नंबर 2 0.5, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं स्टूडेंट। इसके बाद नेक्स्ट एक का गा नंबर क्या कह रहा है, एक का गा। चलते स्टूडेंट, एक का जो गा कह रहा है कि शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है। क्या कह रहा है, शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है। हम देख लेते हैं कि जो वेग स्थिरांक की इकाई क्या है। इसमें जो स्टूडेंट, हम पहले बात आपको मैं सूत्र बता दे रहा हूँ, सूत्र से आप याद कर लेंगे कि क्या होता है। जो हमारे पास जो सूत्र होता है उत्तर में, जो इसका जो सूत्र होता है शून्य कोटि के बराबर वेग स्थिरांक के बराबर होता है, के बराबर होता है मोल बटे लीटर बटा
सेकंड क्या होता है, सेकंड। तो इसको जब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मोल बटा लीटर गुणे सेकंड। क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, इसको आप इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। इसको जब आप ऊपर ले जाएंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोल लीटर, ये ऊपर जाएगा तो माइनस में जाएगा, मोल लीटर इनवर्स, ये भी माइनस में जाएगा, सेकंड इनवर्स -1 लग जाएगा। तो आप यहाँ पर देख ले तो ऑप्शन है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, तो यानी कि मतलब ये आपका लिए ऑप्शन तीसरे नंबर सही हो जाएगी। ये आप सूत्र भी याद कर लेंगे स्टूडेंट। तो चलते हैं इसके बाद जो पहले का जो घा है, तो पहले घा देख लेते हैं क्या कह रहा है। ऑप्शन है जो क्वेश्चन है पहले का घा, कह रहा है कि गाटरमान कांक अभिक्रिया द्वारा बेंजीन बनाता है। क्या कह रहा था, गाटरमान अभिक्रिया द्वारा बेंजीन बनाता है। ये बहुत ही अच्छी अभिक्रिया है गाटरमान कांक अभिक्रिया। इसमें देख लेते हैं हम सीधे डायरेक्ट समीकरण पहले देता हूँ स्टूडेंट, फिर समीकरण के बाद आप ध्यान लगा लेंगे कि क्या बनता है हमारे लिए। यहाँ पर डायरेक्ट बताना कोई अच्छी बात नहीं है। तो चलते हैं समीकरण में। इसके जो हम देख लेते हैं यहाँ पर उत्तर में कि हमारा जो बेंजीन है, जब बेंजीन की क्रिया CO प्लस HCl के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में करते हैं, तो हमारा स्टूडेंट यहाँ पर क्या बनता है, बेंजल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है यहाँ पर, बेंजल्डिहाइड बनता है, और प्लस HCl उसी प्रकार निकल जाता है। इसे क्या कहते हैं, बेंजल्डिहाइड कहते हैं स्टूडेंट। यानी वो बेंजल्डिहाइड कहाँ है हमारे, ये हमारा बेंजल्डिहाइड ऑप्शन यानी वाला ये सही है। बेंजीन, और जी बेंजीन के ऊपर क्या एल्डिहाइड समूह है, तो बेंजल्डिहाइड इसलिए कह देते हैं इसे। ये हमारे पास पहले का घा नंबर होगा, पहले घा। अब चलते हैं पहले का अंगा में, चलते स्टूडेंट। तो चलते स्टूडेंट पहले का जो अंगा कह रहा है कि कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं देती है। क्या कहता है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं देती। इसका भी हम उत्तर उसी प्रकार समझ के करेंगे कि कार्बिल एमीन अभिक्रिया कौन नहीं देती है। ऑप्शन में था CH3 CH2NH2 और CH3 NH2, और तीसरे ऑप्शन में दिया CH3 NH CH3, और चौथे में क्या दिया C6H5 NH2। तो देख लेते हैं इसमें क्या है कि जो हम कार्बिल एमीन अभिक्रिया कार्बिल एमीन अभिक्रिया केवल प्राथमिक एमीन एवं एनिलीन देते हैं। क्या कह रहा है कि कार्बिल एमीन अभिक्रिया केवल प्राथमिक एमीन एवं एनिलीन देते हैं। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर ये प्राथमिक एमीन ये भी है और प्राथमिक एमीन ये भी है, क्योंकि NH2 सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये भी हमारे पास क्या एनिलीन है, तो यानी मतलब ये द्वितीयक जो एमीन है ये कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं देता है। तो C नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। तो चलते हैं इसके बाद जो चौथा क्वेश्चन है, इसके बाद जो हम पहले का चा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कह रहा है। पहले का चा नंबर है जो कह रहा है स्टूडेंट कि निम्नलिखित में से कौन सा DNA क्षारक नहीं होता है। तो इसमें भी देख लेते हैं हम कि DNA में पहले कौन कौन से क्षारक होते हैं और RNA में कौन होते हैं, उसी प्रकार से आप टिक कर लेंगे कि ये नहीं पाया जाता। तो देख लेते हैं स्टूडेंट, जो उत्तर है यहाँ पर हमारे पास, जो उत्तर में देख लेना कि जो DNA होता है स्टूडेंट, DNA के पास कौन कौन से क्षारक पाए जाते हैं, एडिनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन, जिसे C बोलते हैं, साइटोसिन। और जो हमारे पास जो RNA होता है, RNA होता है, उसमें पाया जाता है एडिनिन, ग्वानिन और साइटोसिन और यूरेसिल। तो देख लेते हैं स्टूडेंट DNA क्षारक नहीं होता DNA में। तो देखते हैं हमारे पास जो DNA में क्या और क्या नहीं होता है। DNA में होता तो है एडिनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन, यानी थायमिन भी है, साइटोसिन भी है, एडिनिन भी है। यानी मतलब यूरेसिल नहीं होता, क्योंकि यूरेसिल किस में होता है, RNA में होता है। तो यूरेसिल हमारा क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं स्टूडेंट इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरे का क्या कह रहा है, चलते हैं। ये प्रिय स्टूडेंट दूसरे का कह रहा है कि X किरण विवर्तन अध्ययन द्वारा पता चला कि तांबा G3.608 गुणे 10⁻⁸ सेंटीमीटर कोष्टिका कोर के साथ
FCC एकक कोष्ठक के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है। एक दूसरे प्रयोग में तांबे का घनत्व 8.92 ग्राम बटे सेंटीमीटर क्यूब ज्ञात किया गया। तांबे का परमाणु द्रव्यमान परिकलित कीजिए। तो चलते हैं स्टूडेंट, इसमें जो दिया है वो पहले हम लिख लेते हैं। उत्तर में आपको लिख लेता है उत्तर। इसमें जो है उत्तर में स्टूडेंट लिखना है आपको, जो हमें दिया हुआ पहले वो लिख लेते हैं। देखिए तांबे 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 की FCC जालक FCC जालक के लिए जो Z बराबर होता है वो होता है 4। क्या होता है? Z बराबर 4। इसमें इसके बाद हम सूत्र में रखेंगे क्या होता है? Z बराबर 4। और यहाँ पर जो Na होता है, Na जो अवोगाद्रो संख्या होती है वो होती है स्टूडेंट 6.022 गुणे 10⁻23। क्या होता है? 10⁻23 होता है मोल इनवर्स। इसके बाद स्टूडेंट हम देख लेते हैं जो यहाँ पर पहला जो ये घनत्व दिया हुआ है, जिसमें हम ये स्मॉल एन से ए से प्रदर्शित करते हैं। ये दिया हुआ है 3.608 गुणे 10⁻⁻8 ये दिया हुआ है स्टूडेंट। ये हम यहाँ पर नोट कर लिए। इसके बाद जो हमारा घनत्व दिया हुआ है, जो D बराबर दिया हुआ है, D बराबर क्या दिया हुआ है यहाँ पर? D बराबर 8.92 G बटे सेंटीमीटर क्यूब। इसमें कह रहा है कि मोलर द्रव्यमान यानी कि मतलब तांबे का परमाणु द्रव्यमान परिकलित करना है, यानी कि मतलब M का मान हमें ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट हम यहाँ पर सूत्र एक होता है हमारे लिए, ये सूत्र होता है वो होता है D बराबर क्या होता है? सूत्र D बराबर घनत्व बराबर Z गुणे M बट्टा ए क्यूब गुणे Na। तो इसमें हमें क्या पूछ रहा है? M का मान पूछ रहा है ना, तो हम M को यहाँ लेते आएंगे और इसके कैंची गुणा करा के M का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? M बराबर आ जाएगा D गुणा ए क्यूब गुणे Na और बट्टा क्या आ जाएगा स्टूडेंट? Z को हम बटे में भेज देंगे फिर, तो ये हमारे पास इतना आ जाएगा। अब यहाँ पर हम मान दर रख लेते हैं कि मान रख के हम सॉल्व कर लेंगे। तो M बराबर हमारे पास D का मान कितना दिया हुआ है? 8.92 गुणे ए का मान कितना दिया हो? 3.608 गुणे 10⁻⁻8 और क्यूब लगा हुआ है क्यूब, तो हम यहाँ पर क्यूब भी लगा देंगे। गुणे हमारे पास एक Na अवोगाद्रो संख्या कितनी दी हुआ है? 6.00022 गुणे 10⁻23 बटे कितना दिया हुआ? 4। क्या है? Z का मान 4। अब इसको हल करेंगे स्टूडेंट। इसके बाद हल करने के बाद हमारे पास आएगा M बराबर 25 और 2.20 बटा 4। क्या है स्टूडेंट? इसको आप हल करेंगे तो इतना आ जाएगा, क्योंकि 8 3 24 होता है, तो यहाँ पर जाके इतना हल हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा M बराबर आ जाएगा 63.1 मोल इनवर्स। ये आ जाएगा हमारे पास M का मान आ जाएगा स्टूडेंट। अब आप इसको इस यहाँ से थोड़ा हल्का कैलकुलेशन करके आप हल कर लीजिएगा, ये हमारे पास हो जाएगा क्या? आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं स्टूडेंट, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दूसरे का खा क्या कह रहा है। तो चलिए प्रिय स्टूडेंट, दूसरे का खा कह रहा है कि क्वथनांक में उन्नयन या क्वथनांक उन्नयन से आप क्या समझते हैं? क्वथनांक उन्नयन और विलेय के मोलर द्रव्यमान में संबंध स्थापित कीजिए। बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो चलते हैं, इसको जो थोड़ा लिख लेते हैं कि आपको हेडिंग क्या डालना है। क्वथनांक में उन्नयन, ये है हमारे पास उत्तर। तो उत्तर इसके बाद है आपको हेडिंग डाल लेना है क्वथनांक में या क्वथनांक उन्नयन या क्वथनांक में उन्नयन क्वथनांक में उन्नयन। तो यहाँ पर लिख लेते हैं स्टूडेंट, क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है, जिसे हम डेल्टा टीबी से व्यक्त करते हैं। किसे? डेल्टा टीबी से व्यक्त करते हैं। तो इसकी परिभाषा है किसी विलायक में अवाष्पशील
शील विलेय, अवाष्पशील विलेय को घोलने पर विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है जिसके कारण विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है। किसी विलायक के क्वथनांक में उत्पन्न इस वृद्धि को ही विलायक के क्वथनांक में उन्नयन कहा जाता है। इसके बाद स्टूडेंट पूछ रहा था कि क्वथनांक उन्नयन और विलेय के मोलर द्रव्यमान में संबंध स्थापित किए। यहाँ पर हम जानते हैं संबंध स्थापित क्योंकि डेल्टा टीबी बराबर जो सूत्र होता है, डेल्टा टीबी बराबर होता है केबी गुणे डब्लू स्मॉल डब्लू गुणे 1000 बटा कैपिटल डब्लू बड़ा यानी डब्लू ये विलायक का गुणे एम क्या होता है द्रव्यमान एम ये होता है विलेय का। ठीक है, जो हमें पूछ रहा है ये इसी को हम यहाँ पर निकालें तो हमारा संबंध स्थापित हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कैंची गुणा कराने में कि एम बराबर आ जाए केबी गुणे स्मॉल डब्लू गुणे 1000 बट्टा कैपिटल डब्लू गुणे डेल्टा टी बी। ये हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, संबंध पूछ रहा था तो हमने संबंध बता दिया आपको। ये हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं स्टूडेंट इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 2 का गा क्या कह रहा है। चलते हैं प्रिय स्टूडेंट, तो 2 का गा कह रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रिया वाले सेल को निरूपित कीजिए। मैग्नीशियम सोलेट प्लस 2Ag प्लस 0.001 एरो Mg के पावर 2 प्लस 0.130 मोल प्लस 2Ag सोलिड है। इसके ई सेल का परिकलन कीजिए। यदि ई माइनस या ई नॉट सेल बराबर 3.17 वोल्ट हो। तो देख लेते स्टूडेंट हमारे पास पहले हम समीकरण उतार लेते हैं। क्या उतार लेते हैं, पहले हमें समीकरण उतार लेंगे Mg सॉलिड प्लस 2Ag उत्तर में आपको यहाँ पर डाल लेना है। उत्तर 2Ag प्लस मान क्या दिया 0.0001 एम ये एरो लगा के Mg2 और इसका मान ये 0.013 एम प्लस 2Ag ये किस में है, ये भी सॉलिड है। ठीक है, ये हमारे पास इतना ये हमारे पास अभिक्रिया दिए हुए हैं। तो इसमें हमें जो ई नॉट सेल का मान दिया हो क्या दिया हुआ है ई नॉट सेल का मान दिया हो 3.17 वोल्ट दिया हुआ है। इतना मान हमें दिया हुआ है स्टूडेंट। हमें सबसे पहले इस अभिक्रिया को सॉल्व करेंगे कि मैग्नीशियम यहाँ पर क्या कितना चार्ज है। यहाँ पर मैग्नीशियम का पास कितना है कि मैग्नीशियम यहाँ के पास यहाँ है हमारे पास मैग्नीशियम के पावर
दो चार्ज है, कितना है, दो चार्ज है, कितना चार्ज, दो चार्ज है मैग्नीशियम के दो। तो यहाँ पर देखिए हमें बराबर करना होता है, बैलेंस करना होता है। तो यहाँ चार्ज दो है, तो यहाँ हम क्या जोड़ देंगे, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जोड़ देंगे। तो यहाँ दो इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे तो ये हमारे पास बैलेंस हो जाएगा बराबर, क्योंकि यहाँ पर एक भी चार्ज नहीं है। यहाँ के पास कितना है, दो चार्ज है। तो यहाँ पर हम दो इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे तो दो से दो कैंसिल हो जाएगा। तो कितना, ये भी उदासीन हो जाएगा और ये भी हो जाएगी, इसके पास भी चार्ज नहीं रह जाएगा और यहाँ भी चार्ज नहीं रह जाएगा। इसी प्रकार हम इसको भी बैलेंस कर लेंगे। यहाँ पर हमारे पास कितना है, यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट दो Ag प्लस, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जोड़ देंगे और एरो लगा देंगे। यहाँ पर कितना है हमारे पास 2Ag, 2Ag। तो यहाँ पर भी एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। यहाँ पर हमने दो इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए तो ये दो इलेक्ट्रॉन से दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। तो इसके जैसा ये भी बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी नहीं इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए और यहाँ पर भी नहीं है ना। इसी प्रकार हम इसमें भी नहीं रखेंगे। यहाँ पर हम दो इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए, दो इलेक्ट्रॉन हमारे कट जाएंगे, तो इसी की जैसा आ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं। इसके बाद जो बैलेंस हो जाएगा हमारे पास, ऐसे खींच लेते हैं लाइन। क्या होगा, दो इलेक्ट्रॉन से दो इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट कट जाएंगे। इसके बाद हम जोड़ लेंगे मैग्नीशियम प्लस 2Ag प्लस एरो मैग्नीशियम 2 प्लस 2Ag। ये स्टूडेंट सॉलिड स्टेट में था, हमें उसी प्रकार लिख लेते, ये भी सॉलिड में था। अब देख लेते स्टूडेंट, यहाँ पर जो n का मान है हमारे पास क्या हो जाएगा, n का मान हमारे पास हो जाएगा दो। क्या हो जाएगा, n का मान हमारे पास दो हो जाएगा। यहाँ पर हम ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ दो है हमारे पास n का मान। अब इसके बाद हम जो हमारे पास जो नट समीकरण बराबर होता है, जो नट्स समीकरण जो सूत्र होता है नट समीकरण का, ई सेल बराबर ई नाट सेल माइनस 0.0591 अपान में होता है n गुणे log 10 इंटू क्यू। तो देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर n का मान तो हमारे पास मिल गया है। n का मान कितना, दो है। यहाँ पर हमें q का मान चाहिए, तो हम q का मान निकालेंगे। यहाँ पर तो हम जानते हैं इस अभिक्रिया में q बराबर मैग्नीशियम प्लस दो है, और ऐसे कोष्टक में लिख लेते हैं। और Ag के पावर कितना है, दो है, तो दो लिख लेंगे हैं। और ऐसे फिर एक बट्टा लगाएंगे, बट्टा में कर लेंगे मैग्नीशियम को भी कोष्टक में कर लेंगे। और यहाँ Ag कितना है, प्लस में है, Ag प्लस, और Ag की पावर क्या है, 2 है, तो हम 2 लगा लेंगे, Ag की पावर 2 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारे सॉलिड स्टेट वाले होते हैं उसको हम कितना मान लेते हैं, एक मान लेते हैं। सॉलिड वाले को कितना मान लेंगे, एक मान लेंगे। तो Q बराबर हमें यहाँ से क्या निकलेगा, Q बराबर आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास Q बराबर आ जाएगा कि mg प्लस दो बट्टा Ag प्लस के पावर 2। ये आ गया हमारे पास स्टूडेंट, इतना Q का मान हमारे पास इतना आ गया। ठीक है, अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट हल करेंगे, यहाँ पर ऐसे लगा लेंगे। जो हल करेंगे यहाँ पर स्टूडेंट, हल करने में देखिए, हल करने के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास जो अब नट समीकरण में हम मान रख देते हैं। क्या था, ई सेल बराबर क्या था, ई नॉट सेल का मान दिया होता। तो ई नॉट सेल का मान कितना दिया है हमारे पास, 3.17। ठीक है, अब माइनस 0.0591 अपान कितना, n का मान कितना दिया हुआ है, दो, तो दो रख लेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं, गुणे है ना, गुणे लगा दिया log 10। यहाँ पर स्टूडेंट Q का मान कितना दिया आया हुआ है हमारे पास, मैग्नीशियम के पावर 2 बट्टा Ag प्लस के पावर 2। ये आ गया इतना हमारे पास, यहाँ पर इतना आ गया स्टूडेंट। अब चलते हैं, इसके बाद जो हमारे पास है इसको और हल करेंगे। 3.17 माइनस 0.0591 बट्टा 2 हो गया। इसके बाद हमारे पास क्या हो गया, log 10, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा,
मैग्नीशियम के पावर 2 का मान कितना दिया स्टूडेंट? ये हमारे पास कितना दिया हुआ है मैग्नीशियम का, यहाँ पर दिया होगा मैग्नीशियम को 0, ये दिया हुआ है 0.013 इतना दिया हुआ है स्टूडेंट, ये लिख लिया हमारे पास। और यहाँ पर देखिए क्या है, और यहाँ पर हमारे पास जो एजी का मान दिया, एजी का मान कितना दिया हुआ है 0.001, ठीक है। और कितना, 2 बार दिया हो ना, 2 बार है ना, स्क्वायर लगा तो यहाँ पर हम 2 बार लिखेंगे क्योंकि एजी के कितना स्क्वायर है ना स्टूडेंट, तो हम स्क्वायर ही लेंगे, ठीक है ना। तो स्क्वायर लगा क्योंकि यहाँ से सॉलिड वाला कट जाएगा, तो यहाँ पर स्क्वायर लगा, यहाँ पर स्क्वायर नहीं लगा हुआ है ना, तो यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसलिए हम यहाँ स्क्वायर ही लिखेंगे, ठीक है ना। अब देख लिया, इसको 2 बार हम लिख सकते हैं कि उसका स्क्वायर लगा है, तो इसको फिर 2 बार लिख लेंगे 0.0001, ये लिख गए हमारे पास, ये होगा, ठीक है स्टूडेंट। अब इसके बाद हल करेंगे, और हल करेंगे यहाँ पर 3.17 माइनस 0.0591 अपान में 2 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या अपान में 2 आएगा। इसके बाद लिखेंगे log 10, और इसको हल करेंगे आप, तो इसको हल करने के बाद आएगा 0.0113 गुणे 10⁸8, इसको हल करने के बाद कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। इसके बाद आओ चलते हैं आगे थोड़ा, इसके बाद हल जाएगा करेंगे 3.17 माइनस 0.0591 अपान में 2 आ जाएगा, और गुणे इसको हल करेंगे स्टूडेंट, इसको हल करने के बाद आ जाएगा 6.113, इतना हल कीजिए स्टूडेंट, इतना आ जाएगा। अब इसके बाद इसको जब आप हल करेंगे तो इसको हल करने के बाद E0 सेल का मान आएगा, ई सेल का मान आ जाएगा, ई सेल का मान आ जाएगा स्टूडेंट। इसके बाद ई सेल का मान आ जाएगा, ई सेल का मान आ जाएगा स्टूडेंट 2.989 वोल्ट। ये आपके लिए इतना कैलकुलेशन वाला सवाल था स्टूडेंट। आपको ये एक दो बार जब आपको इसको लगाएंगे तभी आपको ये समझ में आएगा, नहीं तो आपको कम समझ है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत है, क्योंकि मैं ये कैलकुलेशन ऑलरेडी पहले से सॉल्व कर रखा था, इसलिए मैंने आपको ये कैलकुलेशन बता दिया है, ठीक है। ये कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट था। तो चलते हैं स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 का घा नंबर क्या कह रहा है, 2 का घा चलते हैं प्रिय स्टूडेंट। 2 का घा कह रहा है कि उत्प्रेरण के अधिशोषण सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो हम व्याख्या कर लेते हैं। यहाँ पर आपको उत्तर डाल लेना है, यहाँ पर क्या डाल लेना है स्टूडेंट, उत्तर आपको डाल लेना है, और उत्तर में आपको लिखना है कि इस सिद्धांत के अनुसार, सबसे पहले इसी से शुरू किया जाता है, इस सिद्धांत पूछ रहा है, इस सिद्धांत के अनुसार ठोस उत्प्रेरक अभिकारकों जैसे कि कोष्टक में लिख ले गैसीय अवस्थाओं में को अपनी ऊपरी सतह पर अधिशोषित कर लेता है। क्या कह रहा है कि इस सिद्धांत के अनुसार ठोस उत्प्रेरक अभिकार को गैसीय अवस्थाओं में को अपनी ऊपरी सतह पर, यानी मतलब ऊपरी सतह, जैसे ये ऊपर है, इस ऊपरी सतह पर अधिशोषित कर लेता है। ये आपको इतना लिख दिया, और इसके बाद लिखना है फलस्वरूप ठोस की सतह पर इसका सांद्रण बढ़ जाता
है। इसका सांद्रण क्या हो जाता है स्टूडेंट, ठोस की सतह पर इसका सांद्रण बढ़ जाता है। ठीक है। तथा तथा द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। इस सिद्धांत की कमी यह थी कि इससे गैस तथा द्रव उत्प्रेरकों के प्रभाव को स्पष्ट नहीं किया जा सकता है। ये स्टूडेंट आपका आंसर था। उत्प्रेरण के अधिशोषण सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो हमने व्याख्या कर दिया स्टूडेंट। इसके बाद मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो प्रिय स्टूडेंट, आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्रिय स्टूडेंट हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और लाइक ज़रूर करना, शेयर कर देना, ताकि मैं अगला वीडियो ज़रूर अच्छी तरह से बना के आपके लिए प्रोवाइड कर सकूँ। जय हिंद, जय भारत।